नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है एस के सिंह ने। एस के सिंह जी जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रिटर्न तो आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिला है तो आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं। और उसके अलावा यदि आपको इन जनरल जानना है कि जिस स्कीम में आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न डिलीवर किया है, तो आप valueresearchonline.com या moneycontrol.com इस तरह की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किस ऐप से किया जा सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आप कैम्स और कार्वी से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप वही स्कीम्स बाय कर पाएंगे जो उनके पास में है, यानी कि दोनों रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट हैं, यानी कि जो स्कीम्स इनके द्वारा रेस्पेक्टिवली मैनेज की जाती हैं उन्हें आप इनकी वेबसाइट से या इनके ऐप से बाय कर सकते हैं। बट उसके अलावा MF Go एक अच्छा ऐप है जो कि MF यूटिलिटी का ऐप है, उससे आप बाय कर सकते हैं। उसके अलावा NSC का भी अपना एक ऐप है NMF2, उससे भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो कि अनबायस्ड हैं और इनसे कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स के भी अपने ऐप्स होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा NSC के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर आप बाय करें तो ये अच्छा होगा। और दूसरा GoMF, ये भी एक अच्छी चॉइस है। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हरि प्रसाद गुरु पवार जी ने। हरि प्रसाद जी का सवाल है कि उन्होंने बताया है कि उनकी उम्र है 37 ईयर्स की और वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। नेट सैलरी 40,000 रुपीज़ है और 2 बेटियां हैं, 3 साल और 6 साल की। और उनकी एजुकेशन, शादी और खुद के रिटायरमेंट के लिए उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। 15 से 20 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न है। सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बेटियों के लिए एक अच्छी स्कीम है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा अगर 8% का इंटरेस्ट इस वक्त मिल रहा है तो वो अच्छा ही है। और दूसरी बात यह है कि पैसा सेफ़ है, इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है, तो बिल्कुल ये स्कीम कंसिडर की जा सकती है। दूसरा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और साथ ही LIC में, तो ये इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि इससे ना तो इंश्योरेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है, ना इन्वेस्टमेंट का। इंश्योरेंस लेना हो तो टर्म इंश्योरेंस एक बेहतर चॉइस है। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है, फिक्स डिपॉजिट है और म्यूचुअल फंड्स हैं, ये अच्छी चॉइसेस हैं। इस तरह से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखा जा सकता है। दूसरा, आपने कहा कि RD में भी आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी तक जो बताया है वो डेट की तरफ है। NPS में सैलरी का 10% इन्वेस्टमेंट होता है, तो बेशक यहाँ पर क्योंकि 10% एम्प्लॉई और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो ये आपकी हेल्प करेगा आपके रिटायरमेंट के लिए। ये कॉर्पस सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, FD भी है, कोऑपरेटिव बैंक में FD ली है। ये थोड़ा सा आप संभल के रहिए, क्योंकि वैसे तो कोऑपरेटिव बैंक को भी RBI रेगुलेट करता है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कोऑपरेटिव बैंक को लेकर थोड़े ख़राब एक्सपीरियंस रहे हैं। और जिसको देखते हुए मैं कहूँगा कि कोऑपरेटिव बैंक के बजाय यदि आप शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हों या फिर वेल एस्टेब्लिश्ड प्राइवेट बैंक्स हों, उनमें फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो ये बेहतर होगा। अब आते हैं आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे। आप 2,500 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में, SBI स्मॉल कैप में 2,000 रुपीज़, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ में 3,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास में एक लार्ज मिड कैप फंड है, एक स्मॉल कैप है, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो, साथ ही एक मिड कैप फंड भी है, तो अच्छा पोर्टफोलियो है।
थोड़ा सा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही है, आप थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या मिरे एसेट मिड कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। और ध्यान रहे कि लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की कीमत कम हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि पोर्टफोलियो अच्छा है, समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जयदेव गौड़ वैष्णव ने। जयदेव जी का सवाल ये है कि उन्हें 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं 10 ईयर्स के लिए, और उनका कहना है कि जहां मैक्सिमम ग्रोथ मिले। अब देखिए, यदि आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो मतलब आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा, बिकॉज इक्विटी फंड्स में ही अच्छी ग्रोथ की संभावना रहती है। लेकिन इक्विटी फंड्स में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखी जा सकती है। तो प्रॉब्लम यह है कि यदि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो शायद आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड ही नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा नहीं करें कि आप ज़्यादा एक्सपोजर ये सोचकर कि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है लार्ज कैप के मुकाबले बेटर रिटर्न डिलीवर करने का, तो सारा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर दें। आप 10 ईयर की बात कर रहे हैं, मैं कुछ स्कीम की आपको नाम बताता हूं, तो जहां पर कि रिटर्न्स भी अच्छे मिल सकेंगे और आपका जो उतार चढ़ाव यानी कि वॉलेटिलिटी का रिस्क है वो भी स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा कम रहे। तो जैसे कि मल्टी कैप फंड, आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर रहेगा, लेकिन प्योर स्मॉल कैप नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ देखी जा सकती है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। दूसरी बात, आपको एक लार्ज एंड मिड कैप फंड लेना चाहिए। लार्ज मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड चुन सकते हैं। और आप क्योंकि 10,000 रुपीज़ कर रहे हैं, यदि इन दो स्कीम में आप इन्वेस्ट करें तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। तो एक मल्टी कैप फंड और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड, लेकिन साथ में ध्यान रहे कि ईयर आफ्टर ईयर आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। आप शुरुआत 10,000 से कर रहे हैं, लेकिन हर साल अपनी इनकम में जो ग्रोथ हो उसके हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है दिव्य ज्योति साइकिया ने। दिव्य ज्योति का सवाल है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को लेकर, और आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और लॉक इन पीरियड ओवर हो गया है। अब जानना चाहते हैं कि कब स्विच करूँ, जब मार्केट अप हो या जब मार्केट डाउन हो। तो यहाँ पर जब आप स्विच करेंगे तो ये T+2 बेसिस पर होगा, क्योंकि जब आप स्विच करते हैं तो जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ से यूनिट्स रिडीम होंगी और नई स्कीम में परचेस होंगी। तो यदि आप एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से एक्सिस स्मॉल कैप फंड में स्विच करना चाहते हैं तो पहले यूनिट्स आपकी रिडीम होंगी और उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो यूनिट्स यानी कि आपका रिडम्पशन ड्यू हो जाएगा तब वो स्विच हो जाएंगी। तो यानी कि T+2 बेसिस पर ये स्विच होंगी। तो सवाल ये है कि मार्केट नीचे हो तब रिडीम करें या मार्केट ऊपर हो तब रिडीम करें। अब यदि आप स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं तो यदि मार्केट डाउन हो और स्कीम की NAV नीचे होगी तो आपको फ़ायदा दिखाई देगा, बट एट द सेम टाइम क्योंकि यूनिट्स रिडीम हो रही हैं आपके टैक्स सेवर लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से जो कि टैक्स सेवर फंड है, तो वहाँ पर मार्केट नीचे होगा तो वहाँ भी NAV नीचे होगी तो वहाँ नुकसान होगा। इसके लिए आप किसी भी वक्त में करें, क्योंकि आप एक जगह से रिडीम कर रहे हैं दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट नीचे या ऊपर से जो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मार्केट ऊपर हो उस वक्त पर कर लें तो बेहतर है, क्योंकि एक बात की तो गारंटी है कि जहाँ से रिडीम कर रहे हैं वहाँ से आप हाई NAV पे कर रहे हैं, और जब 2 दिन के बाद में वो री इन्वेस्ट होगा, क्योंकि T+2 बेसिस पर जैसे मैंने कहा री इन्वेस्ट होगा,
तो उस वक्त पर अपने को पता नहीं है, हो सकता है कि उस दिन मार्केट थोड़ा डाउन हो तो फिर आपको फ़ायदा और भी हो सकता है। तो आप जब मार्केट ऊपर हो तब कर लें, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको समझ पाना मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि 2 दिन में मार्केट चेंज हो जाता है। जिस दिन आप रिडीम कर रहे हैं उस दिन शायद मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, और जिस दिन ख़रीदें उस दिन ऊपर हो जाए। तो इस तरह से आप इसे स्पेकुलेशन ना यहाँ पर आप करें, बल्कि आप सिंपली जिस दिन चाहें उस दिन स्विच कर डालें। और आप बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है शांतनु पॉल ने। शांतनु जी ने बताया कि वो कोलकाता के रहने वाले हैं, 34 इयर्स की एज है, और जानना चाहते हैं कि क्या पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप और 2 स्मॉल कैप हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, जहाँ तक बहुत ज़्यादा स्कीम ना हो रही हो। तो कई बार ये फ़ायदेमंद भी होता है। हमने देखा है कि एक स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है जबकि दूसरा नहीं करता है, क्योंकि हर फंड मैनेजर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपनी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी होती है, तो आपको रिटर्न्स में फ़र्क दिखाई देता है। तो आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, SBI कॉन्ट्रा फंड में, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में और कोटक स्मॉल कैप फंड में, और 15 से 20 साल का आपका नज़रिया है। और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप HDFC मिड कैप फंड को शामिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि HDFC मिड कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है वेल डाइवर्सिफाइड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोनों के अप्रोच में काफ़ी फ़र्क है। आप बिल्कुल इन 2 फंड्स को रखेंगे अगर, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा विद इन मिड कैप। अगर बात की जाए स्मॉल कैप की, तो कोटक स्मॉल कैप फंड, और दूसरा आप ऐड करना चाह रहे हैं कोटक आपके पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये भी आप कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड की भी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो काफ़ी डायनेमिक है, और ये 2 फंड्स भी पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं। तो सवाल बहुत ही सिंपल है, और मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर दिया है कि इन 2 फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है दीपक कुमार ने। दीपक जानना चाहते हैं कि 3 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हों तो फिर किस स्कीम में करना चाहिए, और साथ में SBI भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि आप SBI म्यूचुअल फंड की ही कोई स्कीम बाई करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपने ये नहीं बताया कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे। यदि आपका नज़रिया 5 साल के आसपास है तो मैं कहूँगा कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड यानी कि SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, और नज़रिया आपका काफ़ी लंबा है, आप 8-10 साल या उससे अधिक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो हाइब्रिड स्कीम है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट क्लासेस में होता है, और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड एक ऐसा फंड है जहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि 70% एलोकेशन लार्ज कैप एंड मिड कैप इक्विटी शेयर्स में होगा। बाकी का जो 30% है वो दूसरे यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, या फिर हो सकता है किसी वक्त पर स्मॉल कैप एक्सपोजर भी हो सकता है, या फिर थोड़ा पार्ट इसका डेट में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो ये प्रीडोमिनेंटली इक्विटी फंड्स होते हैं, और 35% एलोकेशन लार्ज कैप में और 35% एलोकेशन मिड कैप में होता है, जो उसका टोटल असेट है उसका। तो मैंने बता दिया 5 साल के आसपास का नज़रिया है तो बैलेंस एडवांटेज फंड, और लंबा नज़रिया है तो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको ठीक से समझ में आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें, मैं समय समय पर आपको उनके उत्तर ज़रूर दूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।